चारों फॉर्मूला लिखा दिए थे। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई का दो फॉर्मूला लिखाए थे। एक पहला फॉर्मूला था दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशंस और एसोसिएशंस अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एक पहला बताया था। दूसरा फॉर्मूला बताया था दैट इज एबनॉर्मल ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन एक्सपेक्टेड नॉर्मल और या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और उसी के बेसिस पर हमने चार फॉर्मूला जो पहले हम लोग जानते थे उसमें आई मल्टीप्लाई कर दिए थे, वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिए थे। तीसरा फॉर्मूला लिखो, पहले उसको लिखने के पहले ये समझिए आप, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है दैट वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। ये कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप उठा लो पहले, जैसे एग्जांपल्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आई इंटू आई भी मल्टीप्लाई कर दिया के बी इंटू एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स क्या, मिटाने वाला कहाँ गया, मिटाने वाला देखो, तो ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना मोलरिटी, एंड दैट शुड बी इन केजी। अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। तो आप क्या देख रहे हो, डेल्टा टीबी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। इसी तरह डेल्टा डेल्टा टी एफ भी होगा। इसी तरह आपका पाई इजिकल टू आई सी आर टी भी होगा। जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं दैट वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मैं एक बता दिया, सब देखोगे सब में मोलरिटी या मोलरिटी आता ही है। अगर मोलरिटी आता है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिनोमिनेटर में ही होगा। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा डिनोमिनेटर में ही होगा, ये समझ रहे हो। तो अभी जो आई का नेक्स्ट फॉर्मूला जो आएगा दैट वन इज नॉर्मल, हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल या एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड या theoretical molecular mass of solute upon abnormal experimental या observed molecular mass of solute। पहले आप देख रहे थे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। अगर आप मॉलिक्यूलर मास के टर्म से बोल रहे हो तो रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स होगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है।
चलो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशंस करते हैं आएगा। तो लिखो कैलकुलेशन फॉर आई वेंट ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पर आपका दो फॉर्मूला आएगा। तो सबसे पहले हम डिसोसिएशंस में देखते हैं। फॉर डिसोसिएशन, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आई का वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आएगा। डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आता है। देखिए जैसे एक ले लेते हैं, ए एक पार्टिकल्स है जो कि एनबी में टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, 1 मोल एन मोल में जा रहा है। डिसोसिएशन मतलब यही होता है ना, जैसे NaCl डिसोसिएट होकर Na प्लस और Cl माइनस, मीन्स 1 मोल NaCl 2 मोल पार्टिकल्स बना रहा है। तो यहाँ पर 1 मोल A n मोल B बना रहा है। तो देखो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर मान लो कि A मोल है, ये A मोल है। T इज इक्वल टू T टाइम पर मान लो कि अल्फा मोल घट गया, तो ये B कितना से घटेगा? एन अल्फा। हाँ हाँ बढ़ेगा। B कितना से बढ़ेगा? N अल्फा। 1 अल्फा से 1 से N बनता है। तो अगर अल्फा डिक्रीज हो रहा है तो ये N अल्फा से इंक्रीज होगा। ये समझते हो? चलो अब हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली ये कितना है? 1 है। 1 प्लस A प्लस 0, यही होगा, A प्लस 0। इनिशियली इतना ही पार्टिकल्स है। फिर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। कितना हो जाएगा बताओ? इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या होगा? A प्लस N माइनस 1 अल्फा लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज तो गलती किया, क्या चीज गलती किया बताओ? A माइनस A अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि मैं बताया था अल्फा इज इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स होता है फॉर्मूला। देखो इनिशियल मोल्स आपका A है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मोल डिसोसिएट कितना होगा? A अल्फा। अल्फा कब होगा? जब आपका, अगर इसको 1 मानते तब होता। समझ रहे हो ये चीज? चलो तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस तरह लिख सकते हैं, A कॉमन ले सकते हैं, सब में लिख सकते हैं ना। देखो इन दोनों को ऐड कीजिए, यहां पर भी क्या हो जाएगा, कितना से इंक्रीज होगा? AN अल्फा से। इतना से डिक्रीज की, अगर 5 से डिक्रीज किया तो ये 5 से इंक्रीज होना चाहिए, वो भी n टाइम्स, क्योंकि 1 मोल से ये कितना बनता है? n मोल। ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर नया हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो आई का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पहला फॉर्मूला लिखाया था। तो क्या आ जाएगा बताओ? तो आई का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यही याद रखते हैं। चलो लिख लिया।
अजो नहीं है, सो रहा है, उसके रूम पर नहीं गया था क्या, पढ़ रहा था? हाँ पढ़ाई करना भी मजाक हो गया ना उसके लिए, मतलब किताब कॉपी से रिलेशंस है कुछ, थोड़ा थोड़ा बहुत। हम्म। मतलब दिन भर में, दिन रात में कभी एक बार गलती से छू देते हो किताब कॉपी को ना, वो भी गलती से हो जाता होगा कभी कभी। चलो अब यहाँ पर हर एक टर्म को समझो। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन क्या है बताओ? क्या? हाँ, मतलब हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन जैसे एक मोल मान लो कि 4 मोल में कन्वर्ट होता, तो एन का वैल्यू 4 हो जाता। जैसे अगर NaCl डिसोसिएट होगा तो एन का वैल्यू कितना बोलेंगे बताओ? 2। एक मोल NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि सोडियम सल्फेट होगा तो एन का वैल्यू बताओ, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का तो फॉर्मूला तो पता है ना, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस 3 होगा। बिल्कुल, अगर आपको फॉर्मूला लिखने नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पर दिक्कत है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अल्फा क्या है? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बात ध्यान रखना कि अल्फा का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। ये रेंज है, 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर 100% डिसोसिएट होगा तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? 1। 80% होगा तो 80% डिसोसिएट होगा तो अल्फा का वैल्यू 80/100 मीन्स 0.8, सीधे पॉइंट लगा दोगे। अगर 2% डिसोसिएट होगा तो अल्फा का वैल्यू 0.02। मतलब अगर बोला ना 40%, 50%, 100 से डिवाइड कर दो, ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करते थे वहां पर भी। चलो, अगर अगर यहां पर ध्यान रखना, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में समझते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और आपका जो भी सॉल्ट होगा, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब आपको ये इतना पता होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं और सॉल्ट किसको बोलते हैं, इतना तो पता होगा। तो ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स जो भी आपका मिनरल एसिड हो गया, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, जो भी आपका HCl, HBr, HI, HClO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरीज में आते हैं। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस का भी बताया था, जो भी अल्कली मेटल्स का मेनली बेसिस होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी सॉल्ट होता है, ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू 1 होता है। अगर अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आई का वैल्यू क्या होगा? एन के इक्वल होगा। पुट कर लो, देखो क्या हो जाएगा, 1 और 1 कैंसल से एन के इक्वल हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस में कुछ नहीं मेंशन किया है तो आप हमेशा क्या करोगे, जो भी आपका सब्सटेंस होगा 100% डिसोसिएट हुआ होगा, मतलब उस केस में अल्फा का वैल्यू आप 1 मानकर चलोगे। तो आप यहां पर ये भी बात लेंगे, लिख लीजिए, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चंस, if nothing is mentioned in the questions, if nothing is mentioned in the questions, take the values of alpha as 1, take the values of alpha as 1। समझ गया?
अगर कुछ क्वेश्चंस में कुछ नहीं बोल रहा है तो आप क्या मानकर चलोगे कि 100% डिसोसिएट हो रहा है। दूसरा चीज, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इस केस में अल्फा का वैल्यू पता है हमको कि लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा, 1 नहीं होगा कभी। तो ये ध्यान रखना है इस केस में। और एन क्या है, एन लिख लो, एन भी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर dissociations of 1 mole of substance। वन मोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल यहां पर देख लो कुछ, अगर एल्युमिनियम सल्फेट बोला तो बताओ आई का वैल्यू यहां पर 5 है, ऐड कर दो 3 + 2 5। अगर नहीं है तो आप पूरा फॉर्मूला लिखिए पहले। एक मोल Al2SO4, 2 मोल Al3+ और 3 मोल SO4- में टूट रहा है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यही लिखा गया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस 5 मोल सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह और बताओ थोड़ा, ये जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो आई का वैल्यू एन का आई का वैल्यू बताएं, 4 होगा। एन का वैल्यू अगर आई का अल्फा का वैल्यू अगर हम दे दे तो आई भी बता दोगे, और कुछ नहीं देंगे तो बोलोगे आई इक्वल टू 4, 100% डिसोसिएट मानोगे। चलो अगर एसिटिक एसिड है और अल्फा का वैल्यू हम 0.4 दे रहे हैं, तो आई का वैल्यू बताओ। क्योंकि आई ही निकालने आपको सीखना है, आई निकालने जानते हो तो क्वेश्चंस में जो पहले हम क्वेश्चंस कराए उसी तरह होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो सब चीज सेम ही है। आई का वैल्यू बताएं, तो सबसे पहले इसका एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 होगा, 1 + n-2 - 1 4 कितना हो जाएगा बताओ 1। देखो आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, तो डिसोसिएशन के केस में हमेशा आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। 1 कब आएगा, जब ना तो एसोसिएट होगा ना तो डिसोसिएट होगा, उस केस में आई का वैल्यू 1 होगा। चलो तो जैसे एक और क्वेश्चन दे दूं, सोडियम फोस्फेट, आई का वैल्यू बताओ, 4 होगा। आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं बोले हैं, इसका मतलब अल्फा 1 है, 100% डिसोसिएट हुआ है। और ऐसे भी ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है ना, किससे मिलकर बना हुआ है, NaH NaOH और H3PO4। चलो आई का वैल्यू 4, तो आई का वैल्यू निकाल लोगे आप, आई का वैल्यू निकाल लोगे ना। फिर उसके बाद सेकेंड केस आता है, दैट वन इज फॉर एसोसिएशन।
एसोसिएशंस। चलो जैसे देखो, ये मेनली पॉलीमराइजेशन में देखने को मिलेगा आपको। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर, पॉलीमर में क्या देखते हो, बहुत सारा यूनिट, बहुत सारा मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर बनाता है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ इथीन, इथाइलिन, है ना। तो यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ पर देखोगे दो इथेन का मॉलिक्यूल्स, बहुत सारा इथेन का इथीन का मॉलिक्यूल्स को मिलकर क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, पॉलीथीन बनता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, एन एन ए मिलकर क्या बना रहा है, ए एन बना रहा है। मतलब एन नंबर ऑफ, एन मोल ऑफ ए कंबाइन कर कर एक मोल ए एन बना रहा है, ऐसा ही ना। चलो, तो इस केस में ध्यान रखना आई का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जा रहा है ना, एन पार्टिकल्स कंबाइन कर रहे हैं तब जाकर एक पार्टिकल्स बन रहा है, तो पार्टिकल्स कम रहे हैं इसलिए आई का वैल्यू कम गया। बट इन प्रीवियस केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इसलिए आई का वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन 1 था। चलो, तो अभी हम क्या करते हैं, फिर से वही काम, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर मान लेते हैं ये ए मोल है, ए मोल है, ये 0, t इज इक्वल टू टी टाइम पर मान लो कि अल्फा मोल डिसोसिएट किया, अल्फा अल्फा डिसोसिएट किया, तो अल्फा डिसोसिएट किया तो इसको क्या बोल सकते हैं, अब हो गया, हम इसको यहां पर कर दिए 1/n लिख सकते हैं ना। तब पर भी तो यहाँ पर ए अल्फा तो होगा ही, ये तो होगा ही। अभी तो बताया नंबर ऑफ आई अल्फा इज इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, तो ये अल्फा से ही घटेगा, ये कितना से बढ़ेगा, ए अल्फा बाई एन से बढ़ेगा, क्योंकि ये आप ऐसे एज्यूम करो ये 1/n यहाँ पर है, ये चीज समझा। चलो, तो आपको क्या करना है, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स that is a, number of particles after associations that is equal to, बताओ, a कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/n-1 अल्फा। चलो, तो आई का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस n/1/n-1 अल्फा। ये फाइनली आपको ध्यान रखना है, ए और ए कैंसल हो जाएगा, तो दो फॉर्मूला है, एक एसोसिएशंस के लिए, एक डिसोसिएशंस के लिए। यहाँ पर एन का वैल्यू, एन क्या होता है, ऐसा नहीं कि एन का वैल्यू जो मतलब यहाँ पर होगा यहाँ पर भी वही मतलब होगा। क्वेश्चंस में आपको देखना है कि क्या चीज दिया है, अगर क्वेश्चंस में डायमर टर्म यूज करता है तो एन का वैल्यू 2, डायमर मतलब क्या, दो मोनोमर एक साथ कंबाइन हो गया, दो मोनोमर। इसी तरह ट्राइमर अगर क्वेश्चंस में देगा तो एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसी तरह टेट्रामर, समझ रहा है ये चीज, क्वेश्चंस में यहाँ पर जैसे लिख लेता हूँ 4 डायमर एन का वैल्यू 2 लेना है। डायमर का मतलब होता है, देखो ऐसे क्या होगा, 2a मिलकर a2 बनाएगा, इसलिए एन का वैल्यू कितना लोगे, 2 लोगे। 4 ट्राइमर 3a मिलकर क्या बनाएगा, a3 बनाएगा, इसलिए एन का वैल्यू कितना लोगे, 3 लोगे। अगर कुछ नहीं बोला है, ऐसा दिया है,
तो n का वैल्यू कितना लोगे 5। तो आपको रिएक्शन देखकर भी पूछ सकता है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि n का वैल्यू कितना होगा। नोट लिखो, नोट। ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, नोट में लिखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड acetic acid and benzoic acid, benzoic acid, acetic acid and benzoic acid gets dimerized, gets dimerized, dimerized in acidic medium, in acidic medium, in acidic medium तो ये ध्यान रखना है। नोट नंबर 2 लिख लो यहीं पर। लिख लीजिए ग्लूकोज, यूरिया, कॉमा सुगर will not dissociate, will not dissociate, will not dissociate। ब्रैकेट में लिख लो आई का वैल्यू 1 लेंगे हम। आई का वैल्यू 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये समझ गया जैसे। तो ये जो भी हम पहले पढ़ रहे थे जैसे यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब क्या होता है, ना तो एसोसिएट होते हैं ना तो डिसोसिएट होते हैं। इसके लिए आई का वैल्यू क्या होगा 1 लेंगे हम लोग। जो भी जैसे अगर सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये सब क्या होते हैं डिसोसिएट करते हैं, इसका आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और क्वेश्चंस में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो अल्फा का वैल्यू 1 लेंगे हम, 100% डिसोसिएशन मानेंगे, ठीक। और अगर आपका बेंजोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड होगा, ये एसिडिक मीडियम में क्या बनाते हैं, डायमर बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ये सब के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस, क्वेश्चन लिखिए। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ osmotic pressure of decimolar BaCl2 solution at 27 डिग्री सेल्सियस। शुरू में कैलकुलेट कर देना, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऐड कर दो। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर BaCl2 solution at 27 डिग्री सेल्सियस। लिख लिया? कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर, डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब समझते हो? डेसी मतलब 1/10। सेमी मोलर, सेमी मीन्स 1/2। ये सब टर्म समझना पड़ेगा। सेंटीमोलर मीन्स 1/100 टाइम्स। ये सब समय बचपन में पढ़े होंगे, डेसी मोलर, सेमी, ये सब वगैरह वगैरह। चलो तो डेसी मोलर का मतलब होता है ये जो सी कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी जो है, मोलरिटी कितना है 1/10 है। चलो तो बनाओ। डेसी मोलर का 1/10 होता है। 1/10 मोलरिटी जो है 1/10 है। देखो सर 1 atm इज इक्वल टू क्या सर 1 atm
1 एटीएम आया। नहीं सर, 1 एटीएम इज इक्वल टू का ये पूछ रहा है। 1 एटीएम क्या पूछता है? 1 एटीएम इज इक्वल टू मतलब क्या, सर किसमें? वैल्यू की वैल्यू है सर। 1 एटीएम तेरा वैल्यू आया? मतलब सर एटीएम का 1 एटीएम का वैल्यू पूछ रहे सर। अरे भाई तो किसके टर्म्स में पूछ रहा है? 1 एटीएम का बार रिलेशन बार पास्कल में सर भी बार होता में है, सर, बार बार में में सर, भी होता है, बहुत सारा रिलेशन है उसका। सर तो बार में सर। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 बार। 5 एटीएम आ रहा है। चलो देखो देखो, सबसे पहले आई का वैल्यू 4 आई, आई का वैल्यू देखो। सर 2.49 बार। हाँ 2.49। रुक जा देखो, BaCl2 है तो क्या होगा, Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। कुछ नहीं क्वेश्चंस में दिया है, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 3 हो जाएगा। 2 और 1 3, तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू निकालोगे 3 इंटू सी का वैल्यू 1/10 है। टेम्परेचर देखो 27 है, 27 होते हुए तो 300 लेंगे, इसको कितना लेंगे 1/12, 1/12 लेंगे। ये 25 टाइम कैंसल हो गया, तो कितना जाएगा 7.5, 7.5। हाँ एटीएम होगा। अगर आपको दूसरे टर्म से बदलना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7.5 इंटू 760, जो भी टॉर बार। चलो तो 7.5, 7.5 भी बोल रहा था। अच्छा आई का वैल्यू 2 ले लिया था, रात में सोया था नहीं, उसी का इम्पैक्ट है ना, पढ़ाई किया था ना। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.925 2.925 ग्राम of NaCl is dissolved in 100 gram of water. Calculate TB, कैलकुलेट TB या TBS कर दो चलो, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब आपको हर एक फॉर्मूला में आई को कंसीडर करना है। आई को, कोई भी क्वेश्चन अगर यूरिया होगा सुक्रोज होगा तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा उसमें। सर केएफ का वैल्यू? हाँ केएफ का वैल्यू लिख लो, हाँ याद भी रखो, अगर नहीं नहीं तो दे देता हूँ 0.52 केल्विन केजी पर मोल। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना। देखिए डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। आई का वैल्यू 2 होगा, NaCl है, कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं तो 100% डिसोसिएट हुआ होगा। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एन के इक्वल हो जाएगा, और इसका एन का वैल्यू 2 होता है। चलो केबी का वैल्यू 0.52। मोलरिटी, मोलरिटी देखो ये कितना 2.92 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है 58.5। NaCl का 100, रुक जाओ फिर ये क्या है मोलालिटी, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, 100 ग्राम
और 1000 से मल्टीप्लाई कर भी करेंगे। चलो तो यहां पर देखो 58 कुछ कैंसल्स नहीं हो रहा है यहाँ पर, वो तो कैसे, हाँ 29 में ये इसका जस्ट डबल है क्या? यस सर 2.925 হবে ও ये 925 2.925, ये 5 कहाँ से आएगा? अच्छा अच्छा, ये 2.925 था, ये ऐसा था। हाँ, यस सर तो ये कितना टाइम्स में कैंसिल हो रहा है? 2 से 2 से, अच्छा ऊपर, अरे वाह। अब हो गया। चलो तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, फिर 0.52 ही आ जाएगा ना, ये 10 यहाँ पर चला जाएगा 0.52, तो कहाँ कैलकुलेशन टफ था। फिर अभी क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन हुआ नहीं, क्या क्या निकालना है सॉल्यूशंस का, तो क्या करोगे इसमें 100 ऐड करोगे, 100 ऐड करोगे ना, क्योंकि टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज 100 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 100.52 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में होगा तो हम क्या करते इसमें, और 5.2 होगा या 0.52 होगा। सर वो तो 19 से जा रहा है सर। ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कुछ ना, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तभी ये कैंसल 2 टाइम्स में होगा। हाँ सर देखो ये 10 है ना, तो ये 10 है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, दैट इज ये 2925 और ये इंटू 10 है 29.25। अब ये 2 टाइम्स में कैंसल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर, 0.01 मोलर स्मॉल m, 0.01 मोलर aqueous solution of K4 FeCN6। अच्छा इसका ये कैसे टूटेगा ये पता नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये वाला कभी टूटता है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसको मत तोड़ देना। तो ये केटायन पार्ट है और ये पूरा एनायन पार्ट है, तो केटायन पार्ट है 4K प्लस और एनायन पार्ट है इस पर 4 माइनस, मतलब नंबर ऑफ आयंस कितना हो जाएगा 5, 4 + 1 5, मतलब आई का वैल्यू 5 है इसके लिए। सर कैलकुलेट क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आंसर आ गया माइनस, रुक जा देखते हैं। हाँ KF 1.86 लेना है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मींस सॉल्वेंट आपका वाटर है। जीरो पॉइंट 093, इस बार लग रहा है सही कर दिया।
अच्छा 99 आया, अच्छा 99 पॉइंट आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछ रहा है तो कम ही होगा ना। अरे यार इतना भी तो ध्यान रख कि प्योर सॉल्वेंट का 0 डिग्री सेल्सियस है और सॉल्यूशन का तो उससे कम ही होगा ना, माइनस में ही आएगा। -0.093 डिग्री सेल्सियस। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन लिखो तब तक। ये हम बताते हैं जिनसे नहीं बना, ये एक और क्वेश्चन लिखिए। (0.1 मोलर ग्लूकोज है, इसको ए बोला। 0.2 मोलर NaCl है, इसको बी बोला। और 0.1 मोलर BaCl2 है, इसको सी। तो आपको ए और बी और सी में रिलेशन निकालना, ये सी है। ए और बी और सी किसके टर्म्स में, ये सब का आपको ऑर्डर लिखना है। फाइंड ऑर्डर ऑफ ए बी सी फॉर डेल्टा टी एफ डेल्टा टी बी रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पाई टी बी टी एफ वेपर प्रेशर। देखो ये बात ध्यान रखना कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, दैट वन इज डिफाइंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि उसके लिए मोलरिटी और मोलरिटी सेम होता है। क्या मैं बोला समझा? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंडीशंस होता है, दैट वन इज डिफाइंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस पानी ज्यादा होगा और उसके लिए मोलरिटी और मोलरिटी का वैल्यू सेम लेकर चलना है। हाँ, क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मतलब? देखो तो कैसे करते हैं, एक मैं बता देता हूं थोड़ा। ये एक चीज बताया हूं ना आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूट is directly proportional to delta TB, delta TF, relating lowering of vapor pressure। याद करो, बताया हूं ये सब। फिर बॉइलिंग पॉइंट, दो इसमें नहीं होता, दो, एक ये और एक ये, इन दोनों से क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर सॉल्यूट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, बट डेल्टा TF बढ़ेगा। डेल्टा TF देखोगे ना, दैट विल इंक्रीज, नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो डेल्टा TF इंक्रीज होगा। बट आपका अगर TF के टर्म्स में बात करूंगा, दैट विल क्या होगा, डिक्रीज। और ये वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सॉल्यूट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होता है। एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो भी आपका वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें सब में? आप क्या करो ना, इफेक्टिव आई निकालो। इफेक्टिव आई क्या होता है कि इसका मोलरिटी, इसका जो भी मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी इनटू, अगर ग्लूकोज है तो आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसका इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन 0.1 बोलेंगे। व्हाट इज द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl?
0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 2, आई का वैल्यू 2 ना इसके लिए, तो 0.4 बोलेंगे। और इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना होगा बताओ? ये 3 इंटू 0.3। मतलब क्या करोगे आप, मैं ये चीज तो पहले ध्यान रखो, आप कंपेयर करने वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ये मैं बहुत जगह नोट्स करके लिखाया हूं, ये सब एक जगह हम कंक्लूड कर दिए सबको। तो अभी आप क्या करोगे, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे। ऐसे कर देता हूं, यहाँ पर ग्लूकोज है, NaCl है, और क्या है, BaCl2, ये 3 है ना। यहां पर लिख देता हूं इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। क्या? इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? I इंटू मोलरिटी, या मोलरिटी दिया होगा तो मोलरिटी होगा। चलो, तो इस केस में क्या बताओ, I का वैल्यू 1 है इंटू 0.1। इस केस में अब बताओ कहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कॉन्सेंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? NaCl के केस में तो NaCl का ये सब जो भी प्रॉपर्टी है सब ज्यादा होगा। मतलब जो भी ऑर्डर लिखोगे ना, ये क्या था B, ये क्या था C, ये क्या था A, ये जो ऑर्डर होगा B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन ये A, ये किसके लिए? ये सब के लिए होगा, ये सब का ये ऑर्डर। और इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट का, इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा? दैट इज A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B। इसके पहले वाला क्वेश्चन हुआ था ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन कर दूं मैं, इसके पहले भी तो क्वेश्चन दिया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन हो गया सबसे। आंसर बता देता हूं, क्या क्वेश्चन था जी? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो कर लिया ना। आंसर कितना आया था? -0.09, 0.09, ठीक ही है। चलो, तो ये अभी हम अगला क्वेश्चन एक और देते हैं, उसको करो तो थोड़ा। इस केस में दे रहा हूं 1 मोल यूरिया, इस केस में ए आपका है 1 मोलर यूरिया। इस तरह का क्वेश्चन मॉड्यूल में देखोगे बहुत सारा है, देखो इस तरह का है ही नहीं, देखे ही नहीं हो। इसके पहले तो नीट का तैयारी किए हो ना। D, that one is 1 molar aluminum sulfate। E, that one is 1 molar magnesium chloride। तो आप क्या करो, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन निकालो सबका। इसका इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, हाँ ऑर्डर में अरेंज करना है, ये जो ऑर्डर किए ना, हाँ सेम क्वेश्चन है।
सबका आप इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन निकाले। हो गया? सही भी किया होगा। इक्वल टू कर दिया मीन्स गलत। क्या? डी ए सी। चलो इसमें तो एक चीज पहले पता लग रहा है ना, ये क्या है? वीक एसिड है ना, ये एसिडिक एसिड। तो इस केस में अल्फा क्या, अल्फा का भी 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा। मतलब कंफ्यूजन हो रहा होगा यही दोनों में ना, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा। आप इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इसमें भी निकाल रहे होंगे, कितना 2 निकाल रहे होंगे, और इसमें भी 2 निकाल रहे होंगे, बट इस केस में 2 से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका अल्फा 1 से कम होगा, और इस केस में अल्फा क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये चीज समझ गया ना, ये चीज इन दोनों में कंफ्यूज, इसलिए मैं इसको दिया। मतलब अगर आप इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन निकाले, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, तो इस केस में क्या होगा बताओ? 1 होगा। यूरिया है, इस केस में क्या होगा बताओ? 1 into 2। इस केस में क्या होगा? लेस देन, ये लेस देन 2 होगा। क्यों लेस देन 2 होगा? क्योंकि ये वीक एसिड है। इस केस में कभी भी अल्फा 1 नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि इसका आई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + n-1 अल्फा। अल्फा का वैल्यू मान लो कि 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, तो आई अपने आप कम हो जाएगा, ना यहां पर। और इस केस में बताओ, इस केस में 1 into 3 5, 5 और इस केस में 3। 3 अब ऑर्डर बताओ जो भी ये, अगर मैं रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर्स का ऑर्डर पूछ दूं तो क्या होगा? इन सब में से एक ही रहेगा, बट आपको यह क्या ध्यान रखना है, इन सब का ऑर्डर जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? डी, फिर ई, फिर बी, सी, ये ऑर्डर होगा। इन सब का ऑर्डर, अगर इन दोनों का ऑर्डर पूछता तो रिवर्स हो जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन सब का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। मतलब क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तभी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर बढ़ेगा तो ये सब क्वांटिटी क्या होता है? बढ़ता है। अगर इन दोनों क्वांटिटीज, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ता है तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट को होता है क्या होता है? घटता है। और क्यों घटता है मैं लॉजिक बताया था। चलो तो ये क्वेश्चन भी कर लोगे। एक क्वेश्चन और लिखो। complex is represented क्या क्वेश्चन है? हाँ, complex is represented as cobalt है, COCl3 dot XNH3 full stop. The coordination number of cobalt in the complex is 6. Coordination number of the cobalt is 6. चलो full stop. If it's 0.1 molar, aqueous solution shows
A depression in freezing point of 0.558 degree Celsius. Calculate the formula of complex. Calculate the formula of complex. Calculate the formula of complex. हाँ, लिख लो केव का वैल्यू जो होगा 1.16 लेना है, नहीं सॉल्वेंट वाटर है, ये समझ रहे हो ना। तो इस क्वेश्चंस में इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी n की। मतलब मैं ये कहूंगा कि आप इस कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले i का वैल्यू निकाले। कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाले? अब ये चीज ध्यान रखना, इसका मोलरिटी दिया हुआ है, मींस मोलालिटी दिया हुआ है, ये चीज समझ रहे हो? इसका मोल, क्योंकि मैं बोला हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मोलरिटी और मोलालिटी सेम होता है। आई डेल्टा टीवी का कितना वैल्यू दिया बताओ? 0.558, आई 1.86 और ये कितना है बताओ? 0.1। आई का वैल्यू बताओ मुझे पहले। हाँ हाँ, आई का एन का वैल्यू कुछ नहीं बोला है, 100% डिसोसिएट होगा। देखो इस क्वेश्चंस में आई का वैल्यू, एन का वैल्यू निकलेगा तभी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस क्या किया गया, ये सर क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मिक्स कर दिया गया। इस तरह का भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछा करते हैं आजकल। इस केस में निकालोगे आई का वैल्यू, एन का वैल्यू 3 होगा। आ रहा है ना 3? Yes, sir. देखो तो फॉर्मूला क्या होगा? नहीं तो फिर तेरा तो 4 हो गया। उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगी तो 4 हो गया ना वो। आपको 3 मेंटेन करना है। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, इतना तक तो सब निकाल लिए, इतना तक। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट यूज होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्या होता है पहले देखो क्या करना पड़ेगा ना, आपको इस फॉर्मूला को इस तरह मैनेज करना है कि इसको तोड़ने के बाद n का वैल्यू 3 आए। और ये भी ध्यान रखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो मतलब ये Cl 6 मॉलिक्यूल से सराउंड होना चाहिए, मॉलिक्यूल या एटम से सराउंड होना चाहिए। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 3 है तो ये फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा, कोबाल्ट, अमोनिया रख देता हूं 5। अगर देखो ये अगर इस तरह कर दोगे, इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा और ये Cl कितना कर देंगे? Cl3। इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन है, बट आपने क्या गलती किया, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे? इसके ऊपर +3 चार्ज और +3 Cl माइनस, समझ रहा है? बट आपको क्या करना, i का वैल्यू कितना मेंटेन करना है? 3। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। क्या करेंगे, एक Cl, इसको 5 ऐसे कर देंगे और एक Cl अंदर और 2 Cl क्या बाहर। अब इसको तोड़ो, 1 और ये 2, मतलब ये अब तोड़ोगे ना तो ऐसा कुछ होगा। देखो तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो 3, 1 + 2,
तो इस तरह फॉर्मूला बनाने के लिए भी देते हैं। चलो उसके बाद इस चैप्टर्स का लास्ट पोर्शंस की, इसी तरह क्वेश्चंस का तो बहुत सारा है। आप लोग क्वेश्चन मॉड्यूल्स करें तो क्वेश्चन थोड़ा तो होगा, थोड़ा नहीं भी होगा। नहीं होता है तो कांटेक्ट करें, पूछें, यहाँ पर पूछें, क्वेश्चंस होगा। अगर आप पूरी लगन श्रद्धा से अगर कॉपी पढ़ोगे तो क्वेश्चंस बनाओगे तो बनेगा। पहले इतना तो करना। थोड़ा इसको बनाने के पहले थोड़ा मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ ले, तो आपको क्वेश्चंस बनाने में और ज़्यादा आसानी होगी। ये काम करे तो आपसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा बनेगा। और देखो मतलब जो पूछने आया सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, क्या मैं उसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट लगाया? जो मैं पढ़ाया वही लगा रहा हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। तो यही चीज आपको वही चीज रखना है, उस पर विश्वास रखना है और वो फॉर्मूला को लगाना है। जो आपको बंदूक दिया जाता है फॉर्मूला, उसको अच्छा से चलाना सीखो। चलो तो उसके बाद लिखे एक लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आई थिंक सो ये सब सॉल्युबिलिटी क्या होता है ये सब आप समझते हो। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? हाउ विल डिफाइन द सॉल्युबिलिटी? कोई भी सब्सटेंस का, हाँ बताओ। सॉल्युबिलिटी पढ़े होगे ना कभी, 9th-10th कभी ना कभी आया होगा। अच्छा 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट, वो तो मोलरिटी बोल रहा है। नंबर ऑफ डिसोसिएट एसोसिएट, सॉल्यूट प्रेजेंट सॉल्वेंट, वो तो सॉल्यूशन बन गया तुम्हारा। सॉलिडिटी कहाँ हुआ? अच्छा मैं बता दूं तो कोई भी नहीं, 2-3। एक्सटेंट ऑफ डिजॉल्विंग ए सॉल्वेंट। देखो इसमें एक टर्म पहले आएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मतलब सॉलिडिटी ऑफ एन सब्सटेंस is the maximum amount of solute present in a given amount of, जो भी solvent, given amount of solvent। और ये solvent आपका for reference 100 ग्राम ले लिया जाता है, समझ रहा है? तो ये लिख लो, सॉलिडिटी नहीं जानता है तो सॉलिडिटी, ये 9th क्लास में 9th क्लास वाला बच्चे को पढ़ाते हैं सॉलिडिटी। और ये 9th क्लास का बच्चे आजकल 8, 9, 10th के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उसका दिमाग बहुत शार्प होता है। चलो तो ये लिख लो, इट इज द सॉलिडिटी ऑफ एन सब्सटेंस इज द मैक्सिमम, ये टर्म यूज करना जरूरी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम solidity of a substance is the maximum amount of solute present in a given amount of solvent, ब्रैकेट में 100 ग्राम कर लेना, present in a given amount of solvent, ब्रैकेट में 100 ग्राम, to form a saturated solutions at a given temperature and pressure, अब यहां पर एक टर्म आया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? 3 तरह का सॉल्यूशंस होता है।
क्या बोलते हैं मंगल? समवृत्तो। अच्छा, तीन तरह का सॉल्यूशन होता है, एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एक सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में जितना चाहिए उतना ही सॉलिड रहेगा। एक गिवन सॉलिड, एक गिवन सॉल्वेंट में अगर इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट हम ऐड कर देंगे ना तो ये सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद अगर और 1 ग्राम एडिशनल ऐड कर देंगे तो नीचे क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इट इज द, हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जहां पर नो मोर सॉल्यूट इज फर्दर एडेड। एक गिवन सॉल्यूशंस में, एक गिवन सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में अगर अब उसमें एडिशनल सॉल्यूट अगर नहीं ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मोर एंड मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट। मतलब 10 ग्राम के पहले जब आपने 5 ग्राम ऐड किया, 5 ग्राम ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें अभी आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? अच्छा, खा ही लेगा, चलो ये काम दिया आपको। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है आप, हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में ही जितना सॉल्यूट आप डिजोल्व किया ना उसी को बोलते हैं दैट इज द सॉल्यूटी ऑफ दैट सब्सटेंस। हाँ हाँ, सॉल्यूटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर 100 ग्राम में मान लो कि 10 ग्राम चीनी ऐड की हो पाया तो 10 ग्राम इज द सॉल्यूटी ऑफ दैट शुगर सब्सटेंस। ये तो सॉल्वेंट तो फिक्स है आपका, दैट वन इज 100 ग्राम, समझ गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने तक जितना सॉल्यूट ऐड किया ना तो उसमें वही तेरा सॉल्यूटी हो जाएगा, सॉल्यूटी ऑफ दैट सॉल्यूट दैट सब्सटेंस, समझा? चलो, तो सुपर सैचुरेटेड का मैं आपको दिया कि आप क्या होता है मुझे अगले क्लास में बताओगे। हाँ, मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर हम उसमें 11 ग्राम NaCl भी ऐड कर सकते हैं, बट उसके लिए सॉल्यूशन को थोड़ा बेवकूफ बनाना पड़ेगा। बेवकूफ कैसे बनाना पड़ेगा, हम थोड़ा सा पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा क्या होगा, थोड़ा स्पेस क्रिएट होगा सॉल्वेंट के बीच, उसमें थोड़ा और सॉल्यूट ऐड हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे ना, टेम्परेचर हम फिर से वहीं पर लेकर चलाएंगे। और ये दैट इज, ये बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर। अगर थोड़ा सा भी एक ड्रॉपलेट भी उसके अंदर गिर गया ना तो उसको जो बेवकूफ बनाया था ना, वो जो 1 ग्राम एडिशनल ऐड किया था नीचे बैठ जाएगा। चलो, तो ये सब कहाँ बोला, ये सब आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे। एनसीईआरटी बुक में अच्छा से लिखा हुआ है उसको। अच्छा, उसमें अच्छा से लिखा हुआ है सब चीज, तो उसको पढ़िएगा। तो उसको समझने के लिए जैसे होता है ना, नोट पढ़ने का मन करता है, थोड़ा उसको भी मन लगा के पढ़ो ना। आप लोग के पास जैसे बंगाली मीडियम का बुक होता होगा तो उसको पढ़ते हो। हाँ, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो, यहाँ पर फोकस करो। तो ये सब बेसिक चीजें मैं बताया, सॉल्यूटी क्या होता है। इसी में आता है आपको हेनरी लॉ, लिखो हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यही है, दिस इज द solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। इसी के लिए हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। तो इसमें लिखो, इसमें डिफाइन कर लो आप, द सॉल्युटी ऑफ गैस ब्रैकेट में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस
सॉल्युटी ऑफ गैस ब्रैकेट में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in the solutions, mole fraction of gas in the solutions bracket close. फिर से मैं बोल रहा हूँ, सॉल्युटी ऑफ गैस ब्रैकेट में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशंस ब्रैकेट क्लोज is directly proportional to the partial pressure exerted on the liquid surface, partial pressure exerted on liquid surface. क्या बोला जा रहा है, देखो समझो, ये बोला जा रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड स्टेट। और अगर मैं ये कांस्टेंट को रिमूव करूं तो क्या हो जाएगा बताओ? ये कांस्टेंट आएगा, उसको क्या बोलेंगे? हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या है, इसको ध्यान रखना, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड्स इन सॉल्यूशंस। और पी गैस मीन्स पार्शियल प्रेशर। जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ पर एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि ये वाटर है, ये वाटर, अभी देखो हमको पता है कि ये एयर है, एयर के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है ना। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? अराउंड 80% मान लेते हैं, ऑक्सीजन 20%। एयर का जो टोटल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बताओ। अगर इसका मोल फ्रैक्शन 0.8 है तो 0.8 पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ। तो इसका कितना हो जाएगा बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दैट वन इज 0.8 और इसका कितना हो जाएगा? 0.2। तो ऐसा बोला गया पार्शियल प्रेशर ऑफ, मतलब ये आपको जानना है, हेनरीज लॉ लगाना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ नाइट्रोजन इन दिस वाटर सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं बोलोगे, टोटल प्रेशर नहीं, टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये नहीं बोलोगे। अगर ये नाइट्रोजन इसमें कितना डिजॉल्व हुआ है, अगर ये निकालना है तो ये नाइट्रोजन इस लिक्विड सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा उतना ज्यादा इस गैस के अंदर, इस लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व होगा। ये जी समझता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन is directly proportional to mole fraction of nitrogen in this water. Partial pressure of oxygen is directly proportional to mole fractions of oxygen in this liquid. यही है आपका कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ। चलो, तो यहां पर ये KH क्या है बताओ? हेनरीज कांस्टेंट। इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसा होगा बताओ? कैसा होगा बताओ? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन्स। इसका स्लोप कितना हो जाएगा बताओ? दैट इज इक्वल टू KH y इज इक्वल टू mx। ये नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो इसका मोल फ्रैक्शंस, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शंस होगा, जितना ज्यादा, अगर मान लो कि नाइट्रोजन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन ज्यादा मतलब इसका सॉल्युटी ज्यादा। इसलिए लिखा हो ना कि हम वहां पर ब्रैकेट में सॉल्युटी ऑफ गैस और ब्रैकेट में मोल फ्रैक्शंस भी लिखा दिया हूं। चलो, अब ये हेनरीज कांस्टेंट के बारे में थोड़ा ध्यान रखो। हेनरीज कांस्टेंट, ये जो हेनरीज कांस्टेंट है
उसके पहले टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिडिटी क्या होता है? सॉलिडिटी ऑफ गैस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता है, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। वाह, देखो अब ये बताओ, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, ये कोका कोला जो होता है, अगर हम उसको क्या करें ना, उसको ले जाकर हम गर्म करना शुरू कर दें तो क्या होगा बताओ? अच्छा ये तो पता है कोका कोला के अंदर क्या चीज डिजॉल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। लिक्विड पानी के अंदर क्या है? CO2 डिजॉल्व है। अगर मैं उसको जाकर गर्म करना शुरू कर दूं तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। क्यों ब्लास्ट होगा? सप्रेसर, उसके अंदर जो CO2 डिजॉल्व होता है ना, बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा? क्योंकि ये सॉलिडिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या बोला अभी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिडिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। टेम्परेचर, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स को क्यों हम लोग जो भी क्या बोलते हैं फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने से क्या होता है? CO2 गैस उस पानी के अंदर अच्छी तरह से डिजॉल्व होते हैं। ये चीज समझ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखना है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये चीज ध्यान रखेगा। चलो, तो उसके पहले लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH पहला लिख लो। different gas have different KH value. Different gas have different KH value. Different gas have different KH value. नाइट्रोजन गैस के लिए KH का वैल्यू अलग, ऑक्सीजन गैस के लिए अलग, हर एक गैस का KH का वैल्यू अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, higher the value of KH, higher the value of KH, higher the value of KH, lower will be its solubility. Lower will be its solubility. Lower will be its solubility. देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, समझो इसको। हम यहां से देखो KH, क्या KH इज इक्वल टू लिख सकता हूं? KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, लिख सकता हूं। तो क्या देखा, KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा सॉलिडिटी उतना ही कम होगा। ये लिखा ना आप, उसके नीचे ये लिख लो। तीसरा, KH increases with increase in temperature. KH increases with increase in temperature. KH increases with increase in temperature. लिख लिया? क्या मैं बोलना चाहता हूं समझो थोड़ा। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH क्या होगा? बढ़ेगा। अगर KH बढ़ेगा तो बताओ सॉलिडिटी घटेगा, सॉलिडिटी घटेगा। यही तो बोल रहा था ना, टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिडिटी घटता है। कोका कोला वाला एग्जांपल। अच्छा कभी ये देखे हो, ये जो मछली होता है, मछली, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? जैसे ठंडा, कभी गर्मी के समय में देखा होगा बहुत सारा मछली मर जाता है, देखा होगा ना ऐसा। क्यों मर जाता है? उसको बीमारी हो जाता है क्या? हाँ, डिजॉल्व। टेम्परेचर, समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो वो सांस क्या लेगा? इसलिए ऊपर चला जाता है। तो ये यही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, सॉलिडिटी। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर्स होता है ये कंप्लीट होता है।
मतलब 5 क्लास लग गया। फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? काइनेमेटिक्स। देखो केमिकल काइनेमेटिक्स तो कभी नहीं बोला, काइनेमेटिक्स तो फिजिक्स में पढ़ता है। काइनेमेटिक्स कभी नहीं बोला, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स तो फिजिक्स में पढ़ता है। तो चैप्टर तो उसके अंदर कंटेंट क्या याद रखेगा? कंटेंट क्या याद रखेगा वो, जब तुम्हारा यही चीज गोल है तो काइनेमेटिक्स। चलो एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा अच्छा, तो बायोलॉजी पढ़ना है अभी। हम्म। हाँ तो छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे ना तो अब। हाँ तो वो 45 में भी तो आते हैं, तो लंबा चल जाता है। तो यहाँ यहाँ तो क्या पढ़ने के लिए आया ना, पढ़ने के लिए आया ना। तू ही था ना, तो बोल रहा था कि सर टाइम 1 घंटा मिलता है, उसको 1 घंटा को बढ़ाकर 1.5 घंटा पढ़ो। तुम ही था ना, बोला था कि 1 घंटा सर, 1 घंटा में नहीं हो पाता है, 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा हुआ हुआ तो तुमको अगर अगर 3 से ज्यादा पढ़ाया जा रहा है तो क्या तुमको मतलब वो क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है? हम्म। वही चीज 3 बजे तक कन्वर्ट हो जाएगा, और बीच में चीजें आपको, जैसे अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं भी करवाऊंगा तो भी चैप्टर कंप्लीट होगा ना। मतलब आप लोग क्या बेनिफिट हो रहा है उस पर कुछ नहीं विचार करना है। खाली वो 3 से 3 15 हो गया तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पिछले पिछले बार वाला बच्चा कांटेक्ट में तो होगा ना कुछ, तो पूछना कितना बजे तक क्लास होता था। ऐसे ही डॉक्टर नहीं बनता है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। 5 बजे तक क्लास भी करता था। कभी कभी जाते जाते 6 भी बज जाता था, डाउट पूछते रहे। डाउट 5 बजे के बाद अगर क्लास करके आपको छोड़ दिया जाए तो आप लोग कभी डाउट पूछने नहीं आओगे। तुरंत लगेगा कैसे हम तुरंत उठे और अपने अपने जो भी जहाँ पर रहते हैं वहां पर भाग जाए, यही लगेगा। बट वो सब बच्चे 5 बजे के बाद, 5 बजे छोड़ने के बाद भी डाउट पूछने के लिए आते थे। मैं बोला ना कि आप लोग अगर डेडिकेशन शो करोगे तो टीचर भी शो करेगा। टीचर अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा? मैं अभी क्वेश्चंस कम कर दूंगा, क्वेश्चन कम कर दूंगा तो किसका दिक्कत होगा? आपको कुछ पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा। टीचर को कैसे, टीचर आपको पढ़ा रहा है तो पढ़ाने दो। टीचर आप लोग के लिए भलाई ही सोचेगा। टीचर ये एक ऐसा प्राणी है, आप लोग का हमेशा सक्सेस के बारे में सोचता है। माँ बाप तो सोचते ही हैं, माँ बाप के बाद देखोगे भला आदमी जो होता है टीचर ग्रुप ही होता है, कि हमेशा सोचता है कि जो भी बच्चे हैं उनका एक सक्सेसफुल लाइफ हो जाए। फिर उसके बाद आप डॉक्टर बन जाओगे, हमें याद रखो या ना याद रखो, हमको उसके बाद मतलब ही नहीं है। बट आप एक सक्सेसफुल आदमी बन जाओ। कभी थोड़ा सा तो दिमाग में रहेगा कि चलो मतलब वो टीचर मेरे को बनाने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है। वो भी नहीं याद रखोगे तो भी हम लोग खुश हैं। तो थोड़ा ये समझा, थोड़ा जो टाइम वाला होता है, 3 और 3 15 3 30, इसको थोड़ा दिमाग एडजस्ट कर थोड़ा। चलो क्योंकि हम लोग को पता है कि आपको कब एक्सेलरेट करना है, कब कब आप लोग को सिलेबस खत्म करना है। आपको मई तक बोला गया था, मई तक आपको सिलेबस खत्म करके भी दे दिया जाएगा। मई तक जो डेडलाइन लिया गया आपको खत्म भी कर दिया जाएगा। पिछले बार जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ का सिलेबस पहले खत्म हुआ एज कम्पेयर टू जो भी यहाँ का लीडिंग इंस्टीट्यूट है। आप लोग का सिलेबस कब खत्म हुआ बताओ? मार्च। यहाँ पर पूछना, यहाँ पर कब खत्म हुआ? पता नहीं। यहाँ पर खत्म हुआ फरवरी। वह एंड ऑफ फरवरी आपका सभी का सिलेबस खत्म हुआ। और आप कंटेंट लेवल भी बच्चे अगर हैं कोई तो उनसे मिलाकर देख लो, कंपेयर करके देख लो। जितना चीज दे दिया जाता है वहां पर कभी नहीं देगा। आप आए पढ़ के, सही में डिफरेंस है या नहीं है?
या ऐसे नहीं फोर्सफुली नहीं, आप जाकर घूम कर चले आओ और यहाँ पर जो मिल रहा है उसको कंपेयर करो, आपको जरूर डिफरेंस लगेगा। वो टाइम जो अलॉट होगा, जैसे अब मैं 10-15 मिनट लेट क्यों आता हूँ? लेट भी आने का रीजन से हम आते हैं, जैसे आज हम लगभग 10 बजे एंट्री की है, 10 बजे एंट्री की है ना, 10 बजे एंट्री की, कितना बच्चा था बताओ, कितना बच्चा था? एक खाली ये आया था, उसके और तो ही था ना खाली, देखो। तो फिर वहां पर अगर हम 10 बजे से पढ़ाने शुरू कर दूं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। चलो हाँ 10 बजे टाइम है तो 10-15 आने में हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा 10-15 में ही क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि 10 बजे से क्लास नहीं हो सकता, 10 बजे से भी हो सकता है, बट फिर आप लोग को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो देखो तब पर भी 10-15 में आकर 1.5 घंटा का जो भी टाइम होता है उसको मेंटेन किया जाता है। यहाँ इस तरह का मतलब कोऑपरेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतना जो जैसे डाउट पूछने के लिए कभी बुलाते हो टीचर तुरंत हाजिर हो जाता है, कहीं पर भी ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। आप कोई भी इंस्टीट्यूट घूम कर आओ, कोटा घूम कर आओ, कहीं पर भी आओ, इतना मतलब जो फैकल्टी तुरंत डिमांड किए हाजिर है, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लाओ लिख देता हूँ, मैं भी कोचिंग किया हूँ, मुझे भी इस तरह का फैसिलिटी मिलता तो मैं बहुत आगे जाता। इस तरह का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, और ये मैं बोलूँगा कि आप लोगों की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस किया, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर किया तो हम मेरा कुछ नहीं होगा यहाँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं होगा। आपका करियर 1 साल चला जाएगा, फिर आप होगा चलो कुछ बीएससी कर लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं, यही सब ऑप्शन रहेगा, बीए कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, यही सब ऑप्शंस रहेगा। तो आपको जो टाइम मिला है उसमें आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के अलावा कुछ मत सोचें। और उससे भी बड़ा बात, मैं एक ही चीज बोला था, टीचर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा, आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे, आप क्वेश्चंस भी नहीं बना पाएंगे। तो टीचर पर विश्वास करो, टीचर जैसे बोल रहा है उस डायरेक्शन को फॉलो करो। क्या चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।